Assalamualaikum students, this is Ashraf on the platform of Alhamra School and College official YouTube channel for the purpose of online classes। आज हम जिस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो है द यूनिवर्स। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि निज़ाम शमसी होता क्या है, निज़ाम शमसी में कौन कौन से सैयारे मौजूद हैं, कौन कौन से सैयारे सूरज से करीब हैं, कौन कौन से सैयारे सूरज से दूर हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ज़मीन की खुदुखाल के बारे में हमने पढ़ा था, टेम्परेचर्स पढ़े थे कि डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनके जो टेम्परेचर्स हैं वो किस तरह होते हैं, उनकी जो लोकेशन है वो क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है अपने चैप्टर को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मून, चाँद। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ मून। द मून इज़ आल्सो अ प्लैनेट, ये भी एक सैयारा है और ज़मीन से तकरीबन अगर जितने भी दूसरे प्लैनेट से मवाज़न किया जाए तो सबसे नज़दीक तरीन मून ही है, जिसको हम अपनी ज़मीन से बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। और अगर इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो 4 दिन में एक जो खलाई शटल है जिसको अपोलो 11 का नाम दिया गया है, अपोलो 17 तक आज तक जो है जितने भी जो खलाई शटल्स गए हैं 4 दिन की मुसाफत के बाद वो मून पर पहुंचते हैं। और मून एक ऐसी यानी कि प्लेनेट का नाम है जिसका ना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही यहाँ पर ज़िंदगी के कोई आसार मिलते हैं। इसकी वजह क्या है कि अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन एक ऐसा सैयारा है जो कि एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस से घिरा हुआ है। ब्लैंकेट ऑफ गैसेस से मुराद कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ज़िंदगी रवां है और यहाँ पर इंसान भी, चरिंद परिंद भी, कीड़े मकोड़े भी, हर किस्म की जो ज़िंदगी है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलती है। इवन के नबातात, पौधे, दरख्त वगैरह भी हैं। तो इसकी वजह क्या है कि ज़मीन एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस के गिर्द घिरा हुआ है और ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो है ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी वजह है ज़मीन पर। लेकिन अगर हम मून की बात करें तो मून पर ज़िंदगी के आसार क्यों नहीं मिलते या मून पर ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है, तो इसकी वजह सबसे जो बड़ी वजह है कि मून के ऊपर किसी किस्म का कोई भी ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट इसलिए मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई वो किसी ब्लैंकेट और गैसेस के गिर्द यानी के घिरा हुआ है और ना वहाँ पर कोई हवा है, ना कोई ग्रेविटी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मून एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरी चीज़ कि ये मून दिखता कैसा है, तो अक्सर औक़ात हम लोग जब कहते हैं कि हम किसी बच्चे को जब प्यार से बुलाते हैं तो उसको चाँद कहते हैं, मेरा 14वीं का चाँद। 14वीं का चाँद क्यों कहते हैं कि इस्लामी महीने की हर 14 तारीख को एवरी 14th ऑफ द इस्लामिक मंथ फुल मून होता है, यानी कि पूरा मून चमकता है और उसकी रोशनी जो है हम ज़मीन तक महसूस कर रहे होते हैं। अगर क्लाउडी मौसम ना हो, अवल आलूद मौसम ना हो, आसमान बिल्कुल साफ़ हो, तो जो मून की रोशनी है वो ज़मीन पर अच्छी खासी पड़ती है। सवाल ये पैदा होता है कि मून इतना वाइट दिखता क्यों है और ये जो है रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ज़मीन तक इतना फैलाता क्यों है। और अक्सर औक़ात अगर आप लोग मून को गौर से देखें तो इसमें कुछ डार्क स्पॉट्स भी हैं। डार्क स्पॉट्स का मतलब ये कि कुछ ब्लैकिश भी नज़र आता है, इसमें कुछ काले काले रंग के धब्बे भी नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसकी जो वजह है कुछ साइंटिस्ट कुछ यूँ पेश करते हैं कि किसी ज़माने में मून पर जो है बहुत सारे आतिशफ़िशा होते थे और वो आतिशफ़िशा इतने यानी कि ज़्यादा मिक़दार में होते थे कि जब वो आतिशफ़िशा फटे तो उनके जो शोले और उसमें से निकलने वाला लावा मून पर दूर दूर तक फैल गया, यहाँ तक कि उससे निकलने वाली जो राख थी वो भी दूर दूर तक फैल गई। अपोलो 17 जो कि आखिरी यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट था जो कि मून पे गया था, तो जब वो उस यानी कि स्पेस क्राफ्ट में से जब लोग निकल कर यानी कि मून पे जाते हैं तो वो स्पेस क्राफ्ट उस जगह पर उतरा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐश यानी कि राख मौजूद थी। राख बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लकड़ियाँ जलती हैं और लकड़ियाँ जलने के बाद जो राख हो जाती है, अब ऑफ कोर्स जो लकड़ी जलती है तो उसकी राख ब्लैक कलर की होती है, लेकिन ये राख कुछ दूसरी किस्म की थी। इवन कि इसके ऊपर जब वो चल रहे थे तो उनके शूज़ के निशान, जो चांद गाड़ी ऊपर गई उसके टायर के निशान, इवन के जो वहाँ पे उन्हें तनसीबात यानी कि लगाई वो भी हर चीज़ मिला के जब उन्होंने रखा तो उसके जो निशानात थे
वो शायद रहती दुनिया तक ना मिटे, उसको करोड़ों साल लग जाएंगे, वो नहीं मिटेंगे। इसकी बड़ी वजह ये है कि उसके ऊपर ना कोई हवा चलती है, ना वहाँ पर कोई बारिश होती है, और ना ही वहाँ पर किसी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होती है। इवन कि जो लास्ट टाइम जो सबसे आखिर में जो एक एस्ट्रोनॉट मून पर गया था, उसने अपनी बेटी को एक गिफ्ट दिया था कि उसने अपनी बेटी का नाम मून पर लिखा था, जो कि आज तक किसी बाप का अपनी बेटी को सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और अनफॉर्चुनेटली वो बंदा उस यानी कि जो नाम लिखा था उसकी वो तस्वीर तो नहीं बना सका, हालांकि उसके पास कैमरा भी मौजूद था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहा उसको इस चीज़ का दुख था कि मैंने इसकी वीडियो या तस्वीर क्यों नहीं बनाई। लेकिन देखा जाए तो वो नक्श जो है, जो नाम उसने लिखा या उसके जो शूज़ के निशान, इवन के उसने वहाँ पर गोल्फ भी खेली थी, और गोल्फ खेलने के बाद जो उसके निशानात हैं, जो रगड़ के निशानात हैं, वो शायद रहती दुनिया तक नहीं मिटेंगे। तो मून एक ऐसी जगह हुई जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ज़िंदगी के आसार नमूदार हों। हाँ, साइंटिस्ट या जो दूसरे यानी कि तहकीकाती इदारे हैं, उनका फ्यूचर में ये मनसूबा है कि वो मून पर जाकर कोई बेस बनाएंगे और वहाँ पर वो बाकायदा तहकीकात करने के लिए और मून पर रिसर्च करने के लिए एक बाकायदा बेस बनाएंगे। ये हो सकता है कि अगले 10 से 15 सालों में मुमकिन हो जाए। अदरवाइज़ जितने भी यानी कि स्पेस क्राफ्ट गए हैं मून पर, वो जाकर सिर्फ थोड़ी बहुत तहकीक करके आए। और एक और चीज़ जो साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया कि हर साल मून जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ज़मीन से दूर होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 3.5 सेंटीमीटर। और हाउ टू कैलकुलेट, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो मून है वो हर साल ज़मीन से 3.5 सेंटीमीटर जो दूर जा रहा है। तो जब साइंटिस्ट वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक मशीन लगाई थी जिसे रिफ्लेक्टर कहते हैं। रिफ्लेक्टर क्या है कि जब हम ज़मीन से कोई सिग्नल मून की तरफ भेजते हैं तो सिग्नल टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि जब कोई सिग्नल किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो जब वो ऑब्जेक्ट से टकरा के सिग्नल वापस आता है तो इसे कहते हैं कि रिप्लाई, मतलब उसका जवाब देना। तो उस मून के ऊपर वो कुछ रिफ्लेक्टर्स और कुछ ऐसी मशीनें लगा कर आए थे कि जब यहाँ से ज़मीन से वो सिग्नल भेजते हैं और सिग्नल उन रिफ्लेक्टर से टकरा के वापस आता है तो पता चल जाता है कि अब हमारे और मून के दरमियान डिस्टेंस कितनी है। तो हर साल कैलकुलेट किए जाते हैं तो अबाउट 3.5 सेंटीमीटर उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये 3.5 सेंटीमीटर अभी करोड़ों साल तक यानी कि इसको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से दूर ज़रूर होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मून, वहाँ की ज़मीन कैसी है और वहाँ के खदोखाल कैसे हैं। तो मैं आपको पॉइंट नंबर 1 में भी बता चुका हूँ कि ज़मीन ऐसी है कि कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहाँ पर राख है, ऐश मतलब ये कि अगर हम लोग कभी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर खेती बाड़ी होती है तो खेती बाड़ी वाली जगहों पे एक तो वो इलाका होता है, एरिया होता है जहाँ पर फसलें उगी हुई होती हैं, लेकिन फसलों से बाहर जो छोटे छोटे कच्चे रास्ते बने हुए होते हैं, अक्सर औकात आप लोग वहाँ पर रास्ते में देखें तो आपको मट्टी जो है धूल मट्टी उड़ती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल इसी तरह ऐश यानी कि राख है जो कि मून पर मौजूद है। लेकिन जो मून का दूसरा हिस्सा है जिसे हम ब्लैकिश हिस्सा कहते हैं यानी कि काला हिस्सा, वो ऐसा हिस्सा है जहाँ पर राख नहीं है बल्कि जली हुई चट्टानें हैं जो किसी ज़माने में लावा था, पिघल गया, सूख गया, ठंडा हो गया, अब वो ब्लैक कलर की चट्टानों की सूरत में वहाँ पर मौजूद है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वहाँ पर मे भी मिनरल हो सकते हैं, सम प्रीशियस मिनरल्स हो सकते हैं। साइंटिस्ट वहाँ से बहुत सारे पत्थर भी लेकर आए, उन पर तहकीक भी की, ब्लैक कलर के पत्थर भी लेकर आए, वाइट कलर की ऐश भी लेकर आए, जिसकी जैसे रिफ्लेक्शन होती है, रोशनी हमारी यानी कि ज़मीन तक आती है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर देखा जाए तो साइंटिस्ट को पता चला कि यहाँ पर किसी ज़माने में वोल्केनिक एक्टिविटी हो चुकी है। हाँ, इस वोल्केनिक एक्टिविटी को बहुत अरसा गुजर चुका है, यानी कि ये हमारी ज़मीन के बनने साथ जब कायनात वजूद में आई तब ये वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, लेकिन इसको अच्छा खासा अरसा हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि फेस लॉग क्या है। फेस लॉग क्या कहते हैं जी, कि शायद ही कि आप लोगों में से किसी ने इस चीज़ पे गौर किया हो कि जब भी हम चाँद को देखते हैं, जब हमारे पास फुल मून होता है तो वो हमेशा एक जैसा ही नज़र आता है, हालांकि ज़मीन भी रोटेट कर रही है और चाँद भी रोटेट कर रहा है।
जब ज़मीन रोटेट कर रही है और चाँद भी रोटेट कर रहा है तो हमेशा वो मून जो है हमें एक जैसा ही नज़र क्यों आता है, उसका दूसरा हिस्सा हमें नज़र क्यों नहीं आता? शायद आप लोगों ने इस चीज़ पे कभी गौर ना किया हो कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक तरफ मूवमेंट ऑफ अर्थ यानी कि ज़मीन की गर्दिश और दूसरी तरफ मून उसकी गर्दिश। हमेशा याद रखें, मून ज़मीन के गिर्द तो गर्दिश कर रहा है लेकिन अपने महवर के गिर्द भी गर्दिश करता है, अपने एक्सिस के गिर्द भी वो गर्दिश कर रहा है। जब मून अपने गिर्द एक्सिस के गिर्द गर्दिश कर रहा है तो उसकी रोटेशन और ज़मीन के गिर्द रोटेशन बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स कि ज़मीन के गिर्द की रोटेशन और मून के अपने एक्सिस की जो रोटेशन है दोनों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बिल्कुल इक्वल बुनियाद पर हैं। इसलिए जब भी हम मून को देखते हैं हम मून का एक ही हिस्सा देखते हैं, हम दूसरा हिस्सा नहीं देख पाते। हमेशा याद रखें कि ज़मीन के गिर्द मून की रोटेशन और मून की अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं। इस वजह से हम सिर्फ मून का एक हिस्सा देख पाते हैं जबकि उसका दूसरा हिस्सा हम नहीं देख पाते। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं जो तहकीक कर रहे हैं उन्होंने मून के दूसरे हिस्से की भी पिक्चर्स बनाई हैं। जब अपोलो 13 गया था, अपोलो 13 जब गया था तो उन्होंने जिस जगह पर वो उतरे थे उसका तो मुआयना किया ही है, लेकिन वो हिस्सा जो कि ज़मीन पर से नज़र नहीं आता उस हिस्से पर भी गए और उसकी भी तस्वीरें बनाकर आए। हाँ, अगर हम उस यानी कि जगह को देखें जिसकी वो तस्वीरें बनाकर आए थे तो आप लोगों को मून के ऊपर बहुत सारे ऐसे डॉट्स नज़र आएंगे, ऐसे खड्डे खड्डे नज़र आएंगे। ठीक है, ये मून का ये दूसरा हिस्सा है, यानी कि मून का दूसरा पार्ट हो गया। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि उसमें बहुत सारे खड्डे खड्डे हैं जो कि आप लोगों को शायद अभी नेट पे अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मून का जो दूसरा हिस्सा है वो किस टाइप का है। और जो मून का हिस्सा जो हम नज़र आते हैं और जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है उसमें जो वाइट कलर का हिस्सा है वो ऐश है, यानी कि राख है। और जो ब्लैकिश हिस्सा आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वो चट्टानें हैं जो किसी ज़माने में आतिशफशा का लावा हुआ करता था, लावा फट गया, उसके नतीजे में ये चट्टानें जो है फैल गई और ये सूख कर ठंडी होकर ब्लैक हो गई। हमारा तीसरा पॉइंट कि एटमॉस्फेयर ऑफ मून, उसके बाद के ग्रेविटी और लिविंग कंडीशन। हमेशा याद रखें कि मून पे जब कोई बंदा जाता है अगर उसका वज़न 60 किलोग्राम है तो वो आधे से भी कम रह जाता है। ऐसी वजह क्यों है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिर जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बेशक ये पेन है, एक मास रखता है, इसका एक वज़न है और वज़न की वजह से ये जो है चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर इसको छोड़ा जाता है तो जाके नीचे गिर जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ज़मीन पर लिविंग कंडीशंस क्यों मुमकिन है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी की फील्ड है। ग्रेविटी की जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, अगर ग्रेविटी ना हो मैं आपके सामने यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मैं भी यानी कि हवाओं में जो है गर्दिश कर रहा हूँगा, उड़ रहा हूँगा और मैं एक जगह पर टिक कर खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरह जब एक बंदा जब मून को पहुँचता है तो उसका वज़न अगर 60 किलो है, इन केस अगर वो 60 kg का है तो वो लेस देन हाफ यानी कि 25 kg तक चला जाता है, बाज़ औक़ात इससे भी कम, ड्यू टू ग्रेविटी की फील्ड का ना होना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में पहली चीज़ क्या है कि ग्रेविटी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और फिर लिविंग कंडीशन, जब कोई ग्रेविटी नहीं है, जब कोई लिविंग कंडीशन ही नहीं है, जहाँ पर यानी कि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ना कोई ग्रेविटी ना कुछ, तो वहाँ पर लिविंग कंडीशन टोटली इम्पॉसिबल। कोई भी वजह है कि वहाँ पे आप ज़िंदगी को रमा दवा नहीं रख सकते, वहाँ पर ज़िंदगी के आसार आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फिर कहता है फेसेस ऑफ मून। फेसेस ऑफ मून क्या कहता है कि अगर हम लोग कहें कि जो चाँद है वो जब हम ईद का चाँद देखते हैं बड़ी मुश्किल से हमको कहीं नज़र आता है। रीज़न क्या है कि वो पहली तारीख का चाँद होता है। कौन सी तारीख का? पहली तारीख का। हम ईद का चाँद देखते हैं, हम मुहर्रम का चाँद देखते हैं, हम ईद उल अज़हा का चाँद देखते हैं और हम लोग हर इस्लामी महीने की पहली तारीख को आसमान पर एक चाँद तलाश करते हैं। बेसिकली मामला ये है,
आप लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए बता दूं कि दुनिया में 2 तरह के कैलेंडर्स यानी कि राइज हैं, एक सोलर और दूसरा लूनर। जो सोलर कैलेंडर है वो सूरज की हरकत पे चलता है और उसका जो डे चेंज होता है वो रात को 12 बजे के बाद होता है। सोलर कैलेंडर का जो डे चेंज होता है वो रात को 12 बजे के बाद होता है। जबकि जो लूनर कैलेंडर है, जो इस्लामी जिसे कमरी कहते हैं, उर्दू में शमसी जो कैलेंडर है वो सोलर होता है और कमरी जो होता है वो यानी कि इस्लामी कैलेंडर जिसको चाँद के ज़िक्र फॉलो किया जाता है। और हमेशा याद रखें कि इस्लामी महीने का जो दिन चेंज होता है वो मगरिब के बाद होता है, यानी कि जैसे ही मगरिब की अजान आती है आपका डे चेंज हो जाता है। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए है कि अगर शमसी कैलेंडर है यानी कि जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उसका डे जो है वो रात को 12 बजे के बाद चेंज होगा। अगर मुहर्रम सफ़र के कैलेंडर में से कोई दिन है तो वो मगरिब के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आपको बताते चलूँ। जहाँ तक सवाल है कि फेसेस ऑफ मून क्या है, तो हमेशा याद रखें कि चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द अपना जो मुकम्मल जो राउंड है वो 28 दिन में पूरा करता है। ऑलमोस्ट 28 डेज़ रिक्वायर है चाँद को अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द जो मूवमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो हमेशा याद रखें जब हम लोग 28 दिन में अपने चाँद की जो मूवमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं, तो जब चाँद पहली तारीख को आएगा तो उसमें आपको बिल्कुल बारीक सी एक यानी कि धार नज़र आती है, जैसे हम कहते हैं ईद का चाँद। ईद का चाँद इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यानी कि जहनों में मशहूर ही ये चीज़ है कि जब ईद का चाँद होता है तो वो बिल्कुल बारीक सा नज़र आता है। जब वो दूसरी तारीख का होता है तो वो थोड़ा मज़ीद यानी कि गहरा, फिर 3 तारीख 4 तारीख 10 तारीख, और जब इस्लामी महीने की 14 तारीख आती है तो वो फुल मून हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द मून। मून जो है वो अर्थ के गिर्द जो है वो गर्दिश करता है। जब गर्दिश करता है तो अर्थ और मून के दरमियान जो 4 दिन का जो डिस्टेंस है, 1 करोड़ों मील का जो सफ़र है, इस वजह से जब हम ज़मीन से मून को देखते हैं, हालांकि वो नज़र तो पूरा आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो जो चाँद है उसके थोड़े यानी कि एरिया पर पड़ रही होती है, हालांकि वो ज़मीन से जो लुक है उसके जैसे वो नज़र इतना नहीं आ रहा होता है, इसलिए हमें एक बारीक सी जो है लकीर नज़र आ रही होती है, जैसे हम कहते हैं ईद का चाँद या इस्लामी महीने के शुरुआत का चाँद। लेकिन जैसे जैसे डेज़ बढ़ते जाते हैं वो मज़ीद गहरा मज़ीद गहरा मज़ीद गहरा, और इस्लामिक महीने की जो 14 तारीख आती है तो वो मुकम्मल यानी कि चाँद नज़र आता है। अगर मौसम अबरालूद ना हो और आसमान पर बादल ना छाए हुए हों तो इतने हद तक यानी कि वो कि उसकी रोशनी ज़मीन पर रात को दिन का समा पेश कर रही होती है। तो इसको कहते हैं फेसेस ऑफ मून। आखिर में जो हमारा टॉपिक है जैसे कहते हैं स्क्लिप्स यानी कि ग्रहण लगना। ग्रहण क्यों लगते हैं और इसकी वजह क्या है, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्रहण 2 तरह के होते हैं, एक होता है सूरज ग्रहण और दूसरा होता है चाँद ग्रहण। क्योंकि हम लोग ज़मीन पर रहते हैं तो हम सूरज और चाँद को ग्रहण समझते हैं। हो सकता है अगर हम लोग चाँद पर रहते हो तो हम कहते हैं ज़मीन ग्रहण और सूरज ग्रहण, क्योंकि हम वहाँ से ज़मीन को और सूरज को देख रहे होते थे। बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि ज़मीन और चाँद गर्दिश कर रहे हैं और सूरज की गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि तीनों प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं। अभी आँख मचोली कैसे होती है कि कभी कभार ज़मीन और सूरज के दरमियान चाँद आ जाता है तो हम इसको कहते हैं कि सूरज ग्रहण, और कभी कभार चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाती है जिसे हम कहते हैं चाँद ग्रहण। होता क्या है जी, मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी बनाई है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि ये है अर्थ और ये है सन, बीच में क्या आ जाता है मून। तो क्या है कि ज़मीन के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर आ रही है, उसके दरमियान चाँद आ जाता है। जब उसके दरमियान चाँद आ जाता है तो ज़मीन और सूरज के दरमियान जो रोशनी का जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है। रिसेंटली संडे को जो कल का दिन गुजरा है हमने सूरज ग्रहण देखा, यानी कि तकरीबन 12 से 12:30 बजे का टाइम हो रहा था और जैसे शाम का मंजर पेश हो रहा था और सूरज की रोशनी जो है काफ़ी हद तक ब्लॉक हो गई थी। जब टेलीविज़न में देख रहे थे कि टेलीविज़न में जो न्यूज़ में दिखा रहे थे तकरीबन इतना सूरज जो है वो ब्लॉक हो गया था।
और पाकिस्तान के 2 यानी कि शहर सक्खर और कोयटा, वहाँ पर मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया था क्योंकि उनकी लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर सूरज ग्रहण जो है अपनी आबोताब से था। तो ऐसा क्यों होता है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान चाँद आ जाता है और चाँद जो है वो ज़मीन की जो रोशनी होती है जो कि सूरज से मुयसर आ रही होती है उसको बिल्कुल ब्लैक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। लेकिन इसी तरह कभी कभार ऐसे भी होता है कि ज़मीन जो है वो चाँद की जगह आ जाती है और चाँद जो है वो ज़मीन की जगह आ जाता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, लूनर स्क्रिप्ट क्या कहता है जी कि ज़मीन जो है वो दरमियान में आ गई और चाँद दूसरी साइड पे आ गया। इस वजह से क्या होता है कि सूरज और ज़मीन जो चाँद है उसके दरमियान ज़मीन हायल हो जाती है और चाँद को जो सूरज से रोशनी मिलनी होती है वो मिल नहीं पाती, उसमें कट ऑफ आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। तो उसको आम ज़ुबान में चाँद ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन और चाँद जो है वो मुसलसल गर्दिश में हैं और ये एक फितरी अमल है। इसके बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत चीज़ें हैं कि ये किसी भी हुकूमत के लिए जो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं। बहरहाल इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर शरई लिहाज से देखा जाए तो ये एक फ़ितरी अमल है। और फ़ितरी अमल क्या है कि अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है और उस निज़ाम के तहत ये निज़ाम शमसी जो है वो गर्दिश कर रहा है। और गर्दिश में ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी एक सैयारा दूसरे सैयारे के बीच में आ जाता है, कभी दूसरा सैयारा पहले सैयारे के बीच में आ जाता है। जिस तरह ज़मीन और चाँद के दरमियान आँख मचौली होती रहती है। इन दोनों चीज़ों को ग्रहण का नाम दिया जाता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन टू द मून और द अर्थ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का एक टॉपिक समझ में आया होगा। द यूनिवर्स का हमने सैयारों से मुतालिक पढ़ा, यस, और सैयारों के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद जो है आज हमने मून के बारे में पढ़ा कि मून होता क्या है और मून की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि फेस लॉक क्या होता है। फेस लॉक क्या होता है कि मून हमेशा मेघ जैसा नज़र क्यों आता है, ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड के हम उसके यानी कि ज़मीन और मून आपस में एक दूसरे के दरमियान क्या गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर किस तरह का है मून का। तो मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो लिविंग कंडीशन, वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि इंसान या कोई भी जानदार चीज़ वहाँ पर रह सके। फिर मैंने ये बताया कि फेसेस ऑफ मून क्या होते हैं। मून जो है वो 28 डेज़ में ज़मीन के गिर्द जो है एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, और उस चक्कर में क्या है कि वो कभी बारीक कभी गहरा, कभी गहरा, कभी 14 तारीख को फुल मून आ जाता है। उसकी हिस्ट्री बताई। इक्लिप्स क्या होते हैं यानी कि ग्रहण क्या होते हैं। मैंने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में आप लोगों को बताया कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है तो इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और जब अर्थ जो है वो मून और सन के दरमियान में आ जाता है इसको लूनर इक्लिप्स करते हैं। और आप लोगों का होमवर्क क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि आप लोगों को होमवर्क दिया जाए। होमवर्क आप लोगों का ये है कि इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते कैसे हैं। और आपकी जो कॉपी है जिस पे आप लोग लिख रहे हैं वहाँ आप अपनी जो रिसर्च है, जो आप रिसर्च करेंगे, इसके मुतालिक जो आप सीखेंगे समझेंगे, उस रिसर्च के मुतालिक आप उसको बाकायदा तौर पर ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा। मैंने तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। वो बढ़ाएंगे कैसे? जब आप इसके बारे में मज़ीद तहकीक करेंगे, इसके बारे में तहकीक करें, समझें इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ कि आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको ये कि आप इस चैप्टर को रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप लोगों को जो है बहुत सारे इस चैप्टर में मुश्किल अल्फाज मिलेंगे, ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग आज आपको शायद यानी कि दिमाग में ना आ रहे हों कि इसकी मीनिंग क्या बनती है। उन अल्फाज को सॉर्ट आउट करें, अपनी कॉपी पर लिखें। और यू हैव अ डिक्शनरी ऑन गूगल प्ले से एक अच्छी सी डिक्शनरी डाउनलोड करें और उस डिक्शनरी को यूज़ करते हुए उन तमाम अल्फाज की जो मीनिंग तलाश करें जो कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। आई होप कि इस तरह आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको बहुत सारे अल्फाज की मीनिंग भी पता चलेगी। आप लोगों की वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। ऐसी डिक्शनरी इंस्टॉल करें जो लफ्ज़ आप लोगों को पढ़ना नहीं आ रहा या उसको आपको बोलना नहीं आ रहा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि वो आपको पढ़ के भी बताता है। ठीक है, तो ऐसी डिक्शनरी डाउनलोड करें जिससे आपको वो पढ़ के बताए कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है। इससे आप लोगों की वोकैबुलरी में इजाफा भी होगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।